हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बड़े हैं एकदम। पढ़ाई अच्छी चली है। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी और आप सभी अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहोगे। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं ट्वेल्थ एग्जामिनेशन यानी स्कूल लाइफ के आपके सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशंस में जो टॉपिक आते हैं केमिस्ट्री के, जो टॉपिक्स मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको लेकर के आया हूँ। चैप्टर वाइज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं। देखिए 10 साल के पेपर सेट्स को लेके मैंने इन टॉपिक्स को तैयार किया है कि क्योंकि लगातार वो रिपीट होके टॉपिक्स आए हुए हैं उन 10 साल के टेस्ट सेट्स में। ठीक है, तो उसके साथ साथ 5 साल का मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो भी मैंने इसमें रखा हुआ है। कौन कौन से टॉपिक्स कितने रेंज तक आपको पढ़ने हैं, कितना आपको उसमें टाइम देना, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है और नोट्स लेके बैठिए, कोई भी कॉपी और पेन लेके बैठिएगा जिससे कि आप उन टॉपिक्स को लिख सकें या टिक लगा सकें कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं और 95 गेन करना है। देखिए केमिस्ट्री 12th एग्ज़ाम का एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप इजीली, अगर आपने एक प्रिसाइज्ड टाइम दिया है, प्रिसाइज तरीके से पढ़ा हुआ है, तो आप आराम से 95 प्लस गेन कर सकते हैं। और हमारा टारगेट तो वही है। ठीक है भाई, हमारा टारगेट यही 95 प्लस वाला है। तो 95 प्लस अगर आपको गेन करना है तो आपको यहाँ पे जितने टॉपिक्स मिलेंगे वो सभी टॉपिक्स अच्छे से तैयार कर लीजिए, चले जाइए, प्रिसाइज्ड वे में पढ़ के जाइए, 95 प्लस गारंटीड है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए चैप्टर्स आप जान ही रहे हैं कि वेटेज क्या क्या है। फिजिकल से 23 मार्क्स का, इनऑर्गेनिक 14 मार्क्स यहाँ पे आने वाले हैं और ऑर्गेनिक पूरा लेके, ऑर्गेनिक यानी सेकंड बुक कंप्लीट, जिसमें हेलोएल्केन्स, हेलोरीन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, एल्कोहल्स, फेनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इन पूरे को लेके 33 नंबर का आपका 33 मार्क्स का आपका पूरा आने वाला है। ठीक है, इसमें तो ऑर्गेनिक में बायोमोलिक्यूल्स भी मैंने ऐड किया हुआ है, समझ में आ रही बात, जिसमें कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि न्यूमेरिकल 55 नंबर के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। केवल 15 नंबर का आपका क्या आएगा, 55 मार्क्स के आपके थियोरी और 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल। ठीक है, अब देखो जब भी फिजिकल की बात आती है ना तो बच्चे क्या करते हैं, तुरंत सबसे पहले जाते हैं न्यूमेरिकल्स के पीछे। ठीक है, आप न्यूमेरिकल्स लगाइए, ज़रूर लगाइए। ठीक है, लेकिन थियोरेटिकल पोर्शन आपको कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन में आप 55 मार्क्स आप गेन करोगे। ठीक है, 70 नंबर का आपका पेपर आता है और 30 नंबर आपके होते हैं प्रैक्टिकल्स पे। ठीक है, ये 30 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे मिलना है, क्या चीज़ें हैं वो आप जान ही रहे हैं। प्रैक्टिकल 20 नंबर का, 10 नंबर आपके वाइवा पे होता है। उसके बाद 70 नंबर के लिए आपको मेहनत करनी है। अब वो मेहनत किस तरह करनी है, वो कौन कौन से टॉपिक्स पे करनी है, वही मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखिएगा थियरी इंपॉर्टेंट है। 55 नंबर, ठीक है, 15 नंबर से आपको न्यूमेरिकल्स से मिलने वाले, यानी इन 3 चैप्टर को अगर आपने तैयार किया हुआ है तो 15 नंबर के न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ से मिलेंगे और आप उनको सॉल्व करके 15 नंबर गेन कर सकते हो। अब 70 में से आप कितना लाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला सोल्यूशन। अब देखिए सोल्यूशन से हेनरीज लॉ से क्वेश्चन बन सकते हैं। KH की वैल्यू से, KH कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आपको बनने ही बनने, हर साल बनता है ये इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, उसके साथ साथ राउल्स लॉ से क्वेश्चन बनते हैं। राउल्स लॉ से न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको राउल्स लॉ से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ वेपर प्रेशर, ये इक्वेशंस याद रखिएगा, फॉर्मूलाज याद रखिएगा, जितने भी फिजिकल के चैप्टर हैं उनके फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, ये याद रहे। ठीक है, याद रखने हैं फॉर्मूलाज। ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल इक्वेशन सोल्यूशन से क्वेश्चन बनते हैं। उसके साथ साथ पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन से इस तरह के, ये जो मैंने इक्वेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन सा होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन सा होता है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके साथ साथ आपको ये ग्राफ
ये जो ग्राफ्स है ना, ये अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके इस पूरे फिजिकल में, ठीक है, चाहे वो इस चैप्टर का ग्राफ हो, चाहे वो आपके केमिकल काइनेटिक्स का ग्राफ हो। ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं, ग्राफ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर साल। कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, एक दो पेपर्स में आपको 10 साल के पेपर मैंने उठाए ना, उसमें से कम 5 पेपर ऐसे थे जिसमें ग्राफ था, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेंगी आपको, समझ में आ रही बात, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स, नॉन आइडियल इक्वेशन, ये जितने भी हैं, जितने भी, ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन और आइडियल सोल्यूशन, इनमें ये जितने भी हैं मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं, ये सभी आपको पढ़ने हैं अच्छे से, प्रिसाइज वे में ही पढ़ने हैं, 7 मार्क्स का, क्योंकि सोल्यूशन मिलना है। फिर आ जाते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस बनते हैं तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही बनेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, न्यूमेरिकल्स ही बनेंगे यहाँ से, ठीक है। तो सोल्यूशन से बहुत ज़्यादा आपको, देखो मैंने पीछे यही बताया, हेनरीज लॉ, न्यूमेरिकल ही बनेगा। डिपेंडेंसी यहाँ पे थियोरी की कम चांसेस हैं कि थियोरी यहाँ से आए, ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आपको न्यूमेरिकल्स ही आने हैं। अब न्यूमेरिकल्स वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड भी हो सकता है, वांट ऑफ फैक्टर के बिना भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हो, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमेशा वांट ऑफ फैक्टर की, वहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और जब अगर वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वहाँ एसोसिएशन, डिसोसिएशन, ये इस तरह का फैक्टर बनेगा, और उसके बेसिस पे आप वांट फैक्टर निकाल के तब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। लेकिन न्यूमेरिकल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपको लगाने ही लगाने हैं, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर, 9 नंबर का ये चैप्टर मिलेगा आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ई सेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी रिप्रेजेंटेशन है, सेल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है शायद, लेकिन सेल रिप्रेजेंटेशन आता है, ठीक है। उसके बाद डेल्टा जी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, नर्स्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, उससे न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ठीक है, ई नॉट की कौन सी वैल्यू स्पॉन्टेनियस कब होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगी, वो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो कैसे कैसे डिपेंडेंसी क्या क्या आती है, ठीक है, उन सभी चीज़ों को आपको तैयार करना है, पढ़ना है, ठीक है। चेंजेस क्या क्या आते हैं, कंडक्टिविटी में चेंजेस, मोलर कंडक्टिविटी में चेंजेस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में चेंजेस, ठीक है, ओन्स डीवाई एंड हकल ओनसागर इक्वेशन, ये सभी, उसके ग्राफ भी आपको पूछा जाता है, तो ग्राफ भी तैयार करिएगा इस चैप्टर में। वो डीवाई हकल इक्वेशन, ओनसागर इक्वेशन जो है उसका ग्राफ जो है वो ज़रूर पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम आया हुआ है, 1-2 बार मैंने देखा हुआ है, कई सारे पेपर्स में था, तो आपको उसको भी तैयार करना है। अगर नहीं लिखे, नहीं जानते हो ओनसागर इक्वेशन, ठीक है, तो जाके मेरी वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर मोलर कंडक्टिविटी, इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कोलार्स लॉ से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। डेल्टा जी की ये मैंने वो लिख दिया है, डेल्टा जी कैसे डिपेंड करता है ई सेल पे, ई नॉट ऑफ द सेल पे या ई सेल पे, ठीक है। ये नस्ट इक्वेशन है, ठीक है, प्राइमरी, और इससे एक क्वेश्चन हर साल बना हुआ है, ठीक है, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज, इसमें लेड स्टोरेज बैटरी आप पढ़ के जाइए, ठीक है, मर्करी सेल बैटरीज पढ़ के जाइए, मर्करी बैटरीज, और उसके साथ साथ फ्यूल सेल, ठीक है, फ्यूल सेल आपको पढ़ के ही जाना है, फ्यूल सेल से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये रिपीटेड टॉपिक हैं, ये मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। उसके साथ साथ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये दोनों लॉज पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे कभी कभी 1-2 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स, क्लियर, तो पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, हमारा तीसरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स से कौन कौन सी चीज़ें पढ़ के जानी है, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रेट लॉ आपको आता है, ठीक है, रेट लॉ अगर आपने पढ़ा है तो रेट लॉ की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बस उतना पढ़ के जाइए। उसके साथ साथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको आनी चाहिए आराम से, उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इसके इक्वेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, और इससे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ साथ इसका ग्राफ,
ठीक है, ग्राफ आपको पढ़ के ही जाना है, ग्राफ किस तरह से वेरिएशंस आती हैं, ठीक है, वो उसके साथ साथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, अगर nth ऑर्डर की ये सब कुछ करवाया गया है तो इससे कोई मतलब नहीं रखिएगा, ये दो ही टॉपिक पढ़ के जाइएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी पढ़ लीजिएगा, मॉलिक्यूलरिटी पूछी जाती है, यहाँ पे मेंशन मैंने नहीं किया है, लेकिन उसके साथ साथ अरीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, उसका ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्राफ का स्लोप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट स्लोप के क्वेश्चन आ जाएंगे। और यहाँ पे K1 और K2 ये जो लास्ट वाला ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हम डिराइव करके, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन डिराइव करके जो हम निकालते हैं इक्वेशन, ये इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। क्या करेगा, K1 की वैल्यू दे देगा, T1 T2 की वैल्यू यानी दो अलग अलग टेम्परेचर्स दे देगा और पूछेगा K2 की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको लॉग एंटी लॉग आना चाहिए, ठीक है, लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए, क्योंकि वो नहीं आएगा तो यहाँ पे ये इक्वेशन से अगर न्यूमेरिकल आ गया ना तो आप लगा ही नहीं पाओगे, ठीक है, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको 7 मार्क्स दिला सकती हैं केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पे चीज़ें जो है ना, अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा है तो इनमें रीजनिंग क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन, जितने रीजनिंग क्वेश्चन हैं NCERT ही पढ़ लो, NCERT के रीजनिंग क्वेश्चन उठाओ, आराम से सब सॉल्व करते चले जाओ, ठीक है, लिखते चले जाओ, लिख के करना, ठीक है। आप गलती कहाँ करते हो ना, आप गलती यही करते हो, रिवीजन जब आप करते हो तो बस हाथ से देख लिया, ऐसे उंगली फेर दी, बस इतना नहीं, वो नहीं करना है आपको हर एक क्वेश्चंस जो भी मिल रहे हैं उनको सॉल्व करिए, उनको लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि क्या होता है ना बच्चों के साथ होता ये है कि वो जब एग्जामिनेशन, उन्हें आता सब है लेकिन जब एग्जाम में बैठेंगे तो लिखन कहाँ से स्टार्ट करी ये नहीं समझ में आता है। हम लोग के साथ भी यही होता था, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है वो पहले ही दिमाग में अगर रहेगा ना तो एग्ज़ाम में सोचना नहीं पड़ेगा, टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 3 घंटे होते हैं और 3 घंटे में आपको अच्छा खासे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो सोचने का टाइम नहीं होता है वहाँ पे आपका दिमाग तुरंत, ठीक है, मीटर की तरह चलना चाहिए, समझ में आए। तो D एन ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन, ठीक है, F ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चन में रीजनिंग क्वेश्चन, Z एन ये जितने भी हैं, ठीक है, इनके क्वेश्चंस लगाने हैं, जैसे ZN Hg, ठीक है, जिंक है, मर्करी है, कैडमियम है, ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं कि नहीं होते हैं, इनके बारे में इसका रीजनिंग क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टीज़, ट्रेंड से रिलेटेड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के टर्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे जितने भी ट्रेंड्स इसके आते हैं, ठीक है, चाहे वो मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हुआ, चाहे अदर कितने भी जो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी हुआ, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जो भी है, जितने भी इन सभी को, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जितने भी हैं ट्रेंड्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, ठीक है, कैसे वेरिएशन करता है। तो इसलिए ट्रेंड आप पढ़ के ही जाइएगा, और वो भी ऐसे वाले तो जरूर पढ़ के जाइएगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का बेसिस आता है, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पढ़ के जानी है। उसके साथ साथ वाई, क्यों ये जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं ये कैटलिस्ट की तरह यूज़ होते हैं। एलॉय फॉर्मेशन क्यों यही करते हैं। स्टेबिलिटी, ठीक है, वाटर में स्टेबिलिटी किन की होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होते हैं ये, ठीक है। Cu2+ की स्टेबिलिटी, ठीक है। उसके साथ साथ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन कौन से स्टेबल रहते हैं, जैसे Fe2+ है, Fe3+, ये स्टेबिलिटी उनकी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चंस यहाँ पे स्टेबिलिटी से रिलेटेड आते हैं, पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ एफ ब्लॉक एलिमेंट में एफ ब्लॉक में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ लीजिए एलिमेंट्स की, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है अलग अलग एलिमेंट्स की। उसके साथ साथ एक्टिनाइड में एक ही क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है कि इनका वेरियस रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता है, ठीक है, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, इतना ही क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन से आपको 7 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं इन चीज़ों को पढ़ने के बाद, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुई, आगे बढ़े। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब देखो ये चैप्टर बहुत आपके लिए नया था 12th में, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है ये, तो बहुत इजी चैप्टर है और आराम से कर लियोगे, ठीक है। नहीं किए हो तो कर लो, ठीक है, खत्म। अब चैप्टर मत पढ़ने जाना, प्रिसाइज्ड वे में यही टॉपिक्स पढ़ो, ठीक है। वर्नर्स थियरी
इंपॉर्टेंट है। IUPAC नेमिंग आपको आनी चाहिए। आइसोमेरिज्म में कुछ ज़्यादा नहीं है यार, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोलेटर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, इतना ही पढ़ना है। 2 ही टॉपिक्स हैं और उसमें भी क्या है कि कुछ पॉइंट कुछ ऐसे हैं सिस्ट्रांस वाले जो आपको याद कर लीजिए कि यही आते हैं, ठीक है, आराम से कर सकते हो आइसोमेरिज्म, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होंगे, वीक फील्ड लिगेंड कौन से होंगे, वो पूछा जाता है। उसके साथ साथ इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ये कैसे बनते हैं CFT में, वो पूछा जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में आपको CFT तो पढ़नी ही है, आराम से अच्छे से पढ़ के जानी है CFT, ठीक है। ठीक, यहाँ पे डेल्टा O और पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, ये इन पे डिपेंडेंसी कब आती है, तो कैसे कैसे डिपेंडेंसी है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, क्रिस्टल क्लियर करनी है, ठीक है। इतने टॉपिक पढ़ लीजिए, 7 मार्क्स आपको कोऑर्डिनेशन में आते हैं, ये 7 और 7 इनऑर्गेनिक का दोनों, ठीक है, DNF लॉग एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन, ये 7 मार्क्स आपको इजी वे में। इनऑर्गेनिक बहुत आसान है, ठीक है। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस होती हैं, मानता हूँ वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाता है ये, ठीक है, कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। D ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड क्यों होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन भी लर्न करके जाइएगा, देख के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस होती हैं, यहाँ रिएक्शंस नहीं होती। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम देना है, लिखना है, रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, लिख लीजिए, तैयार हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा लीजिए, आराम से इन चैप्टर्स को आप उड़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। 6 नंबर्स का 6 मार्क्स आपको ये दिलाने वाला चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। अगर आपने रिएक्शंस पढ़ी हैं, अच्छे से रिएक्शंस पढ़ी हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की, तो आप आराम से 6 मार्क्स गेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसमें देखिए एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक, ये कभी कभी पूछ लेता है, डिफरेंसेस पूछ लेता है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, अलग अलग हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के लिए। उसके साथ साथ डायपोल मोमेंट कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। SN1 SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का। उसके साथ साथ कैरेलिटी पूछी जाती है, इनोएंस्यूमर, ठीक है। उसके बाद रेसमाइजेशन, ये इनसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जाता है क्लियरिटी के साथ, मैं बता रहा हूँ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस ही मिलेंगे यहाँ से, इनएंस्यूमर और रेसमाइजेशन कैरेलिटी से, ठीक है। उसके साथ साथ कन्वर्जन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कन्वर्जन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये जो कन्वर्जन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्या करना है आपको, देखो पहले जितने भी रिएक्शंस हैं, ठीक है, कन्वर्जन के लिए अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी लास्ट में एकदम एक आपको क्लू दे के जाएंगे कि कन्वर्जन कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है, क्लियर। चलें आगे बढ़े। देखिए फिर हेलो एरीन्स में याद रखिए इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब लगे होते हैं तो वो क्या क्या इफेक्ट डालते हैं, उन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके साथ साथ हेलो एरीन्स क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन बनता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया था CCl बॉन्ड जो हेलो एरीन्स में बनता है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों बन जाता है, क्या या उसकी बॉन्ड लेंथ वेरी क्यों करती है, ठीक है। नॉर्मल CCl बॉन्ड की और हेलो एल्कीन के CCl बॉन्ड में दोनों में डिफरेंसेस क्यों होते हैं, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है। हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और लास्ट में एक यहाँ पे आता है DDT, इससे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये चैप्टर में ही लास्ट में है, ठीक है, लास्ट पेज पे है, ठीक है। NCERT में आप देखेंगे तो DDT डाइक्लोरो डाइमेथाइल ट्राइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। डाइक्लोरो इथेन है शायद, ट्राइक्लोरो इथेन है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, एक बार उसको भी पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। इंसेक्टिसाइड की तरह ये यूज़ किया जाता था पहले, ठीक है, अभी तो बैन कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा भी और अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा भी, यहाँ पे भी बैन है, इसका यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं ये हमारी बॉडी में जब जाता है तो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ लेंगे, NCERT से पढ़ना इनफ होगा। अगर पूछा जाता है, कभी कभी आ जाता है 1-2 नंबर में शॉर्ट नोट लिखने के लिए या कुछ भी, तो पता होना चाहिए आपको, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, एल्कोहल्स, फेनॉल, ईथर और
एल्डिहाइड, कीटोन्स, ठीक है, एमाइंस, इन तीनों को एक साथ ले आया हूँ मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रख दी हूँ, ठीक है। अभी इनसे क्या है कि वही चीज़ें आएंगी, ठीक है। इन चैप्टर्स में को अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो चैप्टर में IUPAC नेमिंग स्टार्टिंग में बताता है, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नेमिंग रिएक्शंस, रिएजेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। यही पूरा एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है हर चैप्टर का, ये तीनों चैप्टर्स का। तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, एक चैप्टर में बना दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब IUPAC नेमिंग आपको पता होनी चाहिए इन तीनों से, और इनमें भी एमाइंस की IUPAC नेमिंग, बहुत सारे बच्चे एमाइंस की IUPAC नेमिंग में फंस जाते हैं। तो IUPAC नेमिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, किसी का भी नेम याद रखिएगा, कॉमन नेम्स भी याद रखिएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, बोर्ड एग्जाम के जो भी पेपर सेट करते हैं वो जानते हैं कि आप IUPAC नेम पढ़ते हो, आप कॉमन नेम बहुत ज़्यादा याद नहीं रखते हो, तो वो क्या करेंगे, क्वेश्चंस कॉमन नेम से बना देते हैं, तो फंस जाओगे। इसलिए कॉमन नेम मैं नहीं कह रहा हूँ सारे के याद करो, लेकिन जो भी NCERT में दिए हुए हैं या जो भी आपके डेली आप यूज़ कर रहे हो, रिएक्शंस को लगा रहे हो, उनके कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? तो IUPAC नेमिंग आनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनसे रिलेटेड वही ट्रेंड, ठीक है, वही सब चीज़ें, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, इन्हीं सब से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। नेमिंग रिएक्शंस जितने भी हैं, अलग अलग नेमिंग रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है, बहुत सारे हैं, गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन, बहुत सारे अलग अलग, ठीक है। तो उन सभी को, सैंडमेयर्स रिएक्शन, उन सभी को क्या करना है, एक अलग कॉपी बनाओ, उस पर लिखते चले जाओ, ठीक है। एक बार जब आपने देखो कन्वर्जन्स, मैं कह रहा हूँ ना, कन्वर्जन्स तभी आएंगे जब आपको सारी नेमिंग रिएक्शन, सारी रिएक्शंस पता होंगी, तभी आप कन्वर्जन्स कर सकते हो। नहीं तो कन्वर्जन नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में जब तक क्वेश्चंस, जब तक वो रिएक्शंस नहीं रहेंगी तब तक आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज करके वो पाथ बनाना होता है, ठीक है, वो जैसे पजल होती है ना कि पाथ बनाना होता है, तो पाथ आपको पता रहेगा तब तो बनाओगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो पाथ समझने के लिए आपको कन्वर्जन्स के लिए आपको क्या करना है, नेमिंग रिएक्शन और जितने भी टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं उन सभी को एक बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार या 5 बार, जितने भी बार हो, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा अलग अलग कॉपी में, ठीक है, तभी होगा। हमने भी ये किया है, ठीक है। अब ये नहीं है, अब कहोगे, कुछ लोग कहेंगे सर रटवा रहे हैं आप, अरे तो क्या कर सकते हो, और कोई चारा है, और कोई अलग चीज़ है कि आप उसको मैं समझा दूँ कि रिएक्शन आप समझ जाओ? नहीं भाई, रिएक्शंस को आपको याद ही करना पड़ेगा, और याद करके ही आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो वो करना है भाई, करना है, ठीक है। तो उसके साथ साथ रिएजेंट्स आपको याद रखना है कि रीमर टीमन, जैसे रीमर टीमन रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन, तो उनमें कौन कौन से रिएजेंट्स यूज़ होते हैं, कब कब क्या क्या होता है, ठीक है। NaNO2 NaCl, कैसे कैसे क्या चीज़ें, NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, डायज़ोनियम सॉल्ट बनाता है। तो कैसे हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। रिएजेंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr रिएक्शन करता है तब क्या बनाता है, विदाउट पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन HBr करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है, किसी एल्केन के साथ। समझ में आ रही बात? एल्केन नहीं, एल्कीन के साथ, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ हुआ, बेसिक स्ट्रेंथ हुआ, इनसे रिलेटेड। फिर कन्वर्जन्स आपको आने हैं, और कन्वर्जन्स से 2-3 क्वेश्चन हर साल आप पेपर, कोई भी 10 साल का पेपर मैंने उठाया था, आप भी उठा के देख लो, प्रीवियस BYQs, आपको कन्वर्जन्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और ठीक ठाक लेवल के मिलते हैं, ठीक है। मतलब 5 नंबर 4 नंबर तो आपको यहाँ कन्वर्जन से मिलना ही मिलना है। तो इसलिए इसको छोड़ के मत चलिएगा, इसको लेके चलिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना है आपको, रिएक्शन अगर पता है तो आप आराम से बना सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बस थोड़ी सी क्या करनी है, प्रैक्टिस। चलिए फिर आते हैं बायोमोलिक्यूल्स, 7 नंबर का ये चैप्टर है, लेकिन ये 7 नंबर आप कैसे ले आ सकते हो ना, बहुत आसान है ले आना, ठीक है। बायोलॉजी वालों के लिए तो बहुत आसान है, मैथ्स वालों के लिए भी बहुत आसान है, ठीक है। बस कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनका स्ट्रक्चर,
ठीक है, जितना भी पायरानोज, फ्रक्टानोज, फ्यूरानोज, ये स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं, और उनके रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन जो भी हैं, प्रॉपर्टीज़, उन सभी रिएक्शंस को कि कैसे टेस्ट किया आपने, ठीक है, जितने भी टेस्ट हैं कि कैसे टेस्ट किया आपने कि यहाँ पे CHO ग्रुप प्रेजेंट था, यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट था, ये सभी टेस्ट आपको याद रखने हैं, रिएक्शंस याद रखनी है। उसके साथ साथ प्रोटीन्स में पेप्टाइड लिंकेज जो है, ग्लोबुलर होता है, वाइब्रस होता है, इनके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं वहाँ पे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। उसके साथ साथ विटामिन में कौन से वाटर सोल्यूबल होते हैं और कौन से फैट सोल्यूबल होते हैं, ये विटामिन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इतना अगर आपने पढ़ लिया, अमीनो एसिड्स भी पढ़ लीजिएगा, इतना अगर आपने पढ़ लिया है तो आप आराम से, ठीक है, इस चैप्टर से 7 नंबर गेन कर सकते हैं, ईजी वे में गेन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बशर्ते आपको करना है कि इन टॉपिक्स को, जो भी टॉपिक्स हैं, इनको देखना है, समझ लेना है, समझ लो अच्छे से। अगर आपने पढ़ा है तो आप 7 नंबर गेन कर सकते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब आपसे कुछ अपनी वाली बात करनी है, बिलीव इन योर सेल्फ। पहली बात तो ना, किसी एग्जामिनेशन को अगर आपको उड़ाना है, ठीक है, अगर आपका एक टारगेट बना हुआ है 95+ का, ठीक है, तो पहले अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव कर लीजिए, निकाल लीजिए, और ज़्यादा दिन है नहीं, अब तो ले दे के 20 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। 20 डेज़ के बाद आपका एक स्कूल लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। आपकी तैयारी क्या है वो एग्ज़ामिनेशन में बैठने के बाद ही पता चलती है, ठीक है। पहले तो लगता है यार, अरे बहुत कुछ लोग हैं कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, अरे तैयार है, तो तैयार है नहीं, आपकी लास्ट डे तक आपकी तैयारी बेस्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। जब आप बैठ जाओगे ना एग्ज़ाम में, तब पता चलेगा तैयार था कि नहीं तैयार, ठीक है। तो पहले तो ये कंफर्म कर लो कि तैयारी आपकी बेस्ट हो गई है कि नहीं, और कभी तैयारी बेस्ट हो नहीं पाती है। ये नहीं है कि आज ख़त्म कर लिया, अब आज के बाद 20 दिन आराम से बैठेंगे, नहीं, प्रैक्टिस तो करनी है, ठीक है। तो लास्ट डे तक, लास्ट पॉइंट तक आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अपने आप पे बिलीव करिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा करके आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन टाइम दीजिए, पढ़ाई को, अपने सब्जेक्ट को गेन कर लेंगे आप। ऑल द बेस्ट, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। मैं जानता हूँ कि बहुत से परेशान होंगे, बहुत सारा दिमागी टेंशन होगा, लेकिन अभी टेंशन्स को भूलिए, पढ़ाई, कॉन्फिडेंस लाइए। जितना टॉपिक्स तैयार होंगे ना, उतना कॉन्फिडेंस आएगा, समझ रहे हो, तो कॉन्फिडेंस लाइए। बाकी ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।